हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पुरुषोत्तम अग्रवाल, सीए इंटर, सीएमए इंटर, सीए फाइनल और सीएमए फाइनल में कॉस्टिंग सब्जेक्ट का फैकल्टी। ये एक यूट्यूब वीडियो सीरीज है सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए और सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। 2 लेक्चर हम ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल चुके हैं। आज है लेक्चर नंबर 3। इस आरटीपी के अंदर जो नवंबर 20 की आईसीए ने निकाली है, इसमें 10 क्वेश्चन है। पहले 3 क्वेश्चन हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किए हैं, अगले 3 क्वेश्चन लेक्चर नंबर 2 में, और आज है लेक्चर नंबर 3। इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 चारों क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। इसी के साथ आपकी आरटीपी यहां पर कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। यह आपकी सीए फाइनल की आरटीपी के ऊपर डिस्कशन है डिटेल में, और ये जो आंसर है ना, जो आपको स्क्रीन पर दिखता है, अगर आप चाहें तो वीडियो के बीच में पॉज करके नोट कर सकते हैं, और अगर आप नीचे वीडियो में कमेंट करेंगे तो इसकी पीडीएफ कॉपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है। मैंने क्वेश्चन का क्रक्स यहां पे लिखा हुआ है, तो आपको एक बार बता देता हूं। एक कंपनी है, 2 प्रकार के फ्लोरिंग रोल्स बनाती है, यानी कि इसके बेसिकली 2 प्रोडक्ट है। एक है डोमेस्टिक यूज के लिए और दूसरा है इंडस्ट्रियल यूज के लिए। मतलब एक तो डोमेस्टिक यूज और दूसरे का इंडस्ट्रियल यूज। ठीक है जी। कंपनी वेल नोन इन डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट में कंपनी का अच्छा खासा नाम है, बट इंडस्ट्रियल यूसेज के अंदर इन्होंने अभी अभी शुरुआत की है। इसका मतलब है इन्होंने ये वाला प्रोडक्ट, जो आपका सेकंड वाला प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री के लिए, ये अभी अभी लॉन्च किया है। क्वेश्चन के अंदर आपको एक टेबल दे रखी है जहां पर 2020 का डेटा दिया हुआ है आपको, और यह है बजटेड एज वेल एज एक्चुअल। यानी कंपनी ने कितना सोचा था कि कंपनी कितना कमाएगी और एक्चुअल में कितना कमाया। कंपनी ने कितना बेचूंगी ऐसा सोचा था और कंपनी ने एक्चुअल में कितना बेचा। तो एक टेबल हमें दे रखी है, तो आइए टेबल को पढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है जी बजट और ये लिखा हुआ है जी एक्चुअल। 2 प्रोडक्ट हैं, एक आपका इंडस्ट्रियल यूसेज के लिए, दूसरा आपका डोमेस्टिक के लिए। वही है टोटल, इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक, टोटल। ठीक है ना। सबसे पहले पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन नंबर 1। आपको दे रखी है यूनिट सेल्स इन रोल्स, और ये 1000 में है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है इन्होंने सोचा था कि इंडस्ट्रियल यूसेज वाली फ्लोरिंग रोल्स 2020 में 2 लाख यूनिट्स बेचेंगे। कितनी? 2 लाख यूनिट्स। बट इन्होंने एक्चुअली में बेची कितनी? 2,70,000 यूनिट्स। ध्यान देना बात पर। ये सारी फिगर 1000 में है। इसका मतलब ये 200 लिखा है, मतलब 200 फिर 000, यानी 2 लाख यूनिट्स इन्होंने सोचा था, बट बेची कितनी? 2,70,000। अब बात करते हैं डोमेस्टिक की। देखो, डोमेस्टिक के अंदर इन्होंने सोचा था कि 6 लाख यूनिट्स बेचेंगे। कितनी बेचेंगे? 6 लाख यूनिट्स बेचेंगे, बट इन्होंने बेची कितनी? 570। तो अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इंडस्ट्रियल वाले में तो सेल ज्यादा हुई है और डोमेस्टिक वाले में सेल कम हुई है। जबकि क्वेश्चन में हमने अभी क्या पढ़ा था कि डोमेस्टिक वाले के लिए ये कंपनी वेल नोन है मार्केट के अंदर, मतलब कंपनी के प्रोडक्ट का डोमेस्टिक यूज होता है, लोग खरीदते हैं। तो अच्छी बात है जी। उसका दे रखा आपको कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। ध्यान देना, कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा आपको, सेलिंग प्राइस नहीं दे रखा। क्या दे रखा है? कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन आपका है डॉलर इन मिलियंस। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। कितने? 10 लाख। और करेंसी यहां पे डॉलर में है। इसका मतलब है ये कंपनी इंडिया में शायद काम नहीं करती है। इंडिया में शायद काम नहीं करती है, यानी कि ये कंपनी कोई फॉरेन कंपनी है जो आउट ऑफ इंडिया ही बनाकर बेचती है। तो वहां पे करेंसी क्या होगी? डॉलर। सिंपल सी बात है। तो यहां पे दे रखा है हमें मिलियन में कितना ये कमाती कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ध्यान देना जरा, इन्होंने अनुमान लगाया था कि इंडस्ट्रियल यूसेज से $10 मिलियन का कॉन्ट्रीब्यूशन ये कमाएंगे। कितना? $10 मिलियन। अच्छा, इन्होंने कमाया कितना? इन्होंने कमाया है $12.825 मिलियन। बताओ जरा, क्या इन्होंने ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन कमाया है? आंसर इज यस, इन्होंने ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन कमाया है। सोचा था 10 मिलियन और कमा लिया 12.825 मिलियन। अब बात करते हैं डोमेस्टिक मार्केट की। इन्होंने सोचा था कि कमाएंगे $24 मिलियन और कमाया कितना? $15.39 मिलियन। तो यहां पर कंट्रीब्यूशन कम रहा। तो बात समझ में आती है आपको? डोमेस्टिक वाले में सेल भी कम रही और कंट्रीब्यूशन भी कम रहा, लेकिन इंडस्ट्रियल वाले के अंदर सेल भी बढ़ी है और कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा है।
अच्छा, मैं अगर आपको बोलूं कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालो, मैंने क्या बोला आपको कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालो, तो निकाल सकना पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। टोटल में आपको फिगर ये दी हुई है और यूनिट्स आपको ऊपर दी गई है, तो $10 मिलियन डिवाइड बाय 2 लाख करो जरा, कितना आता है? $10 मिलियन, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, डिवाइड बाय कितना है? 2 लाख, यानी कि ये आ गया आपका 50 रुपए पर यूनिट। डॉलर में है, डॉलर में, नॉट इन रुपीज, इट इज इन डॉलर। तो 50 रुपए पर यूनिट। तो ऐसे बाकी इंफॉर्मेशन में निकाल लोगे आप। $24 मिलियन डिवाइड बाई 6 लाख, 12.825 मिलियन डिवाइड बाई 270, 15.39 मिलियन डिवाइड बाई 570। और ये सारी जो कंट्रीब्यूशन आएगी आपकी पर यूनिट किसमें होगी? करेंसी डॉलर में। आगे बढ़ते हैं जी। तो कुल मिलाकर यहां तक हमें क्या बात समझ में आई कि हमें एक टेबल दी गई है जहां पर हमें सेल बताया गया है कि हमने कितनी सेल की, कितनी की उम्मीद करते थे, दूसरा कितना कंट्रीब्यूशन हम कमाना चाहते थे और कितना हमने कमाया है। यह कहता है कि 2019 के अंदर ए मार्केटिंग रिसर्च एस्टिमेटेड मार्केट वॉल्यूम फॉर इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक यूज फ्लोरिंग एट 8 मिलियन रोल्स। एक्चुअल मार्केट वॉल्यूम फॉर 2020 वॉज 7 मिलियन रोल्स। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर बात हो रही है मार्केट साइज की, मार्केट साइज की। ध्यान देना, मार्केट शेयर की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर मैं बात कर रहा हूं मार्केट साइज की। यानी कि सारी कंपनियां जो ये प्रोडक्ट बनाकर बेचती हैं कितना बेचेंगी, सब के सबको जोड़ दिया हमने। तो ऐसा एस्टिमेशन था 8 मिलियन रोल्स। 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख, मतलब 80 लाख यूनिट। ऐसा अनुमान था कि 80 लाख यूनिट्स की मार्केट है, लेकिन एक्चुअल में कितना बिका? 70 लाख। इसका मतलब क्या हुआ? मार्केट श्रिंक हो गई भाई। 80 लाख यूनिट्स सब लोग मिलाकर इस साल बेचेंगे 2020 में, ऐसा मानते थे, बट मार्केट श्रिंक हो गई। ऐसा क्यों? बताओ जरा, सोचो रहा ऐसी नॉलेज के लिए। 80 लाख की मार्केट साइज थी, घटकर रह गई 70 लाख। क्या रीजन हो सकता है? रीजन नंबर 1, लॉकडाउन, कोरोना। अगर ऐसी कोई टेम्परेरी प्रॉब्लम आ गई कि इकोनॉमी को बंद करना पड़ गया, तो ऐसे में क्या हो गया? इकोनॉमी श्रिंक हो गई। और भी कुछ रीजन हो सकते हैं, सोचो जरा। मार्केट में कोई और ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट किसी कंपनी ने लॉन्च कर दिया है, तो कस्टमर अब उसको खरीद रहा है, इसे नहीं खरीद रहा। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल सेल ट्रेंड्स ऑफ जेएम Incorporation is an indicative of sales trend for individual product in the future year. It is likely that they might continue to sell similar sales trajectory. A newly appointed accountant has computed following variance from the above data. देखो, इनकी कंपनी में कोई अकाउंटेंट है, उसने कुछ डेटा निकाल के दिया है, कुछ वेरिएंस निकाल के दिया है। अच्छा, वेरिएंस से क्या समझ में आ गया जी? ये क्वेश्चन कहां से है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाले चैप्टर से है। अच्छा, कुछ वेरिएंस दिए गए हैं आपको। पहला वेरिएंस दिया है क्वांटिटी वॉल्यूम वेरिएंस। ध्यान देना जरा, क्वांटिटी वॉल्यूम वेरिएंस। और कितना है ये? $1.7 मिलियन और फेवरेबल है। इसको फिर 2 पार्ट में तोड़ा गया, मार्केट साइज वेरिएंस, मार्केट शेयर वेरिएंस। आपको दे रखा है मार्केट साइज वेरिएंस तो एडवर्स है, $4.25 मिलियन, लेकिन मार्केट शेयर वेरिएंस आपका फेवरेबल है, $5.95 मिलियन। और यहां पे दिया हुआ है जी आपको वॉल्यूम वेरिएंस। अच्छा, ये फिगर सारी आपकी करेंसी में है, यानी कि डॉलर में दी हुई है। अच्छा, किसके बेस पर निकाला होगा इसको? कंट्रीब्यूशन के बेस पर। तो बेसिकली क्या है? ये क्या है? ये है कंट्रीब्यूशन मिक्स वेरिएंस। ये क्या है? कंट्रीब्यूशन क्वांटिटी वेरिएंस। अब जरा देखते हैं कंट्रीब्यूशन मिक्स वेरिएंस क्या आ रहा है जी? फेवरेबल। कितना आ रहा है फेवरेबल? $0.60 मिलियन। एंड क्वांटिटी वेरिएंस आ रहा है $1.7 मिलियन। ये भी फेवरेबल आ रहा है। अच्छा, फर्दर ब्रेकअप भी दिया हुआ है आपको कि डोमेस्टिक में कितना और इंडस्ट्रियल में कितना। तो कुल मिला के वेरिएंस आपको क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिए हुए हैं। यहां पर बताया भी क्या, एम मतलब क्या है? मिलियन। लिखा है ना, एम मतलब है मिलियन। अच्छा, अब पढ़ते हैं जी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। एज्यूमिंग यूरसेल्फ एज ए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक्सपर्ट
द सीईओ हैज आस्क्ड यू। हम पहली बात तो यहां पर क्या है, हम यहां पर हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक्सपर्ट। परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे हम। सबसे पहला क्या चाहता है वो हमसे, कहता है एनालाइज द वेरिएंसेस कंप्यूटेड बाय अकाउंटेंट। ध्यान देना, यहां पर वेरिएंस कंप्यूट करने के लिए नहीं बोल रहा है, वेरिएंस दिए हुए हैं एनालाइज करने के लिए बोल रहा है, मतलब बता दो बस। अच्छा, रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्या है, एडवाइज स्ट्रेटेजिक इनपुट्स ऑन 2 टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग रोल्स टू हेल्प आउट हर इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। यानी जो सीईओ है ये कोई फीमेल है, क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है, हर। इनको हमें क्या बताना है, कुछ हमें इनपुट देना है, मतलब इन्हें कुछ हमें आइडिया देना है जिसके बेस पर ये क्या करेंगी, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, कुछ डिसीजन लेंगी। तो ध्यान देना, रिक्वायरमेंट नंबर 2 में हमें क्या डिसीजन देना है, नहीं। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में हमें सिर्फ इनपुट देना है, मतलब हमें इशारा करना है बस। डिसीजन देना हमारा काम नहीं है, हमें सिर्फ इनपुट देना है, इशारा करना है। जैसे मान लो कभी आपसे आपका कोई जानकार, कोई रिलेटिव का बच्चा है, कुछ भी, कोई भी अगर आपको आके पूछता है कि भाई सीए करने में फायदा है कि एमबीए करने में फायदा है, क्या पूछा उसने, सीए करने में फायदा है कि एमबीए करने में फायदा है, तो आपने डिसीजन कैसे देना है, आपने डिसीजन देना ही नहीं है। आपने क्या बोलना है, भाई देखो सीए करोगे इतना समय लग सकता है, ये पूरा प्रोसीजर है, सीए बन गए शुरुआत में इतनी सैलरी मिलेगी और इसमें ये ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है। एमबीए करोगे लमसम इतना पैसा देना पड़ेगा शुरू के अंदर, अच्छे इंस्टीट्यूट से किया तब तो वैल्यू है, और कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे में फंस गए तो वैल्यू नहीं है। अच्छा, एमबीए करा तो शुरू में इतनी सैलरी मिलेगी और धीरे धीरे ये ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट है। अब भैया आप देख लो कौन से वाला आपको अच्छा लगता है, मतलब आपने डिसीजन नहीं दिया, आपने क्या दिया, इनपुट। आपने उसको इंफॉर्मेशन दे दी, आपने उसको समझने का नजरिया दे दिया। उंगली पकड़कर कब तक उसको चलाओगे, उसको इस बात की समझ दे दो कि चलना कैसे है, अपने आप चल जाएगा। तो वही कहानी हमें करनी है रिक्वायरमेंट नंबर 2 में, हमें सिर्फ इनपुट देना है। चलो पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 1। यहां पर हमें करना है वेरिएंसेस का एनालिसिस। एनालिसिस बोले तो बस मतलब बता देना कि क्या मतलब है इसका। अच्छा, सबसे पहली बात तो यह है कि हमने सोचा था कि 8 लाख यूनिट्स बेचेंगे दोनों की मिलाकर। कितनी, 8 लाख, लेकिन हमने बेची कितनी, दोनों की मिलाकर 8,40,000। इसका मतलब है 40,000 यूनिट्स हमने ज्यादा बेची, मतलब फेवरेबल वॉल्यूम वेरिएंस। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ सेकंड एनालिसिस के ऊपर। यहां पर बात कर रहा हूं मैं फेवरेबल कंट्रीब्यूशन क्वांटिटी वेरिएंस। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको फेवरेबल कंट्रीब्यूशन क्वांटिटी वेरिएंस, आपको दिया हुआ है क्वांटिटी वेरिएंस। कंट्रीब्यूशन वर्ड पहले क्यों आ गया, क्योंकि कंट्रीब्यूशन के बेस पर इस वेरिएंस को निकाला गया। क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है, सेल्स एंड कंट्रीब्यूशन। कितना दिया हुआ है, $1.7 मिलियन। अच्छा, क्वांटिटी वेरिएंस फेवरेबल है, इसका मतलब क्या है, ज्यादा क्वांटिटी बेची होंगी। भाई क्वांटिटी वेरिएंस फेवरेबल है मतलब ज्यादा क्वांटिटी बेची होंगी। अच्छा, ये $1.7 मिलियन कैसे निकला, ये भी आपको मैंने यहां पे निकाल कर दिखाया है। अच्छा बताओ, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, क्या इस टेबल को बनाकर इस वेरिएंस को निकालकर दिखाने की रिक्वायरमेंट है, बताओ जरा। रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर क्यों दिखाया है, आपकी समझ के लिए, ताकि आप समझ सकें। अच्छा, एग्जाम में अगर आपने ये टेबल नहीं बनाई तो नंबर कट जाएंगे क्या, नंबर नहीं कटने वाले। ये बस आपको बताया गया है कि कैसे इन्होंने $1.7 मिलियन का फेवरेबल कंट्रीब्यूशन क्वांटिटी वेरिएंस निकाला है। तो इस टेबल की एग्जाम में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। समझ गए ना बात को। अच्छा, क्वेश्चन बोलता कैलकुलेट करो, तब शायद करना पड़ता। तो ये आप देख लेना एक बार, 2 प्रोडक्ट हैं, इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक। अच्छा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ₹50 ₹40 निकाल लोगे ना आप, करके दिखाया था मैंने आपको। टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय टोटल बजटेड यूनिट्स कितना आएगा, 50 और 40। अच्छा, प्लानिंग कितनी की थी, 2 लाख बेचेंगे इंडस्ट्रियल और 4 लाख बेचेंगे, और 6 लाख बेचेंगे डोमेस्टिक। लेकिन बेच कितने दिए, 8,40,000। हमें क्या निकालनी है, रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी फॉर दिस वेरिएंस। कैसे निकालेंगे, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी को बजटेड यूनिट्स के रेशो में बांट दो, यानी 8,40,000 को 1:3 में बांट दो। अच्छा, 1:3 कहां से आया, तो 2 लाख 6 लाख, ये हो गया आपका 1:3। तो 8,40 को मैंने इस रेशो में बांट दिया, कितना आ गया, 2 10 और 6 30। डिफरेंस आ गया पॉजिटिव 10,000 पॉजिटिव
30,000 मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, लो जी आपका आ गया $1.7 मिलियन। तो ये सेकंड वेरिएंस का मैंने क्या दे दिया यहां पर, एनालिसिस। अब बात करते हैं थर्ड वेरिएंस की। यह आपका फेवरेबल कंट्रीब्यूशन मिक्स वेरिएंस। अच्छा, मिक्स वेरिएंस फेवरेबल है। अच्छा, कितना है पहले तो $0.6 मिलियन क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैलकुलेट नहीं करना है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, अगर कंट्रीब्यूशन मिक्स वेरिएंस आपका फेवरेबल आ रहा है, इसका मतलब है कि इस कंपनी ने हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट को ज्यादा बेचा है। जो प्रोडक्ट ज्यादा कंट्रीब्यूशन कमाकर कंपनी को देता है उसको ज्यादा बेचा है। तो ये लो, कंट्रीब्यूशन मिक्स वेरिएंस $0.6 मिलियन कैसे आया, यहां पर आपको टेबल बनाकर दिखा दिया। अच्छा, क्या इसकी रिक्वायरमेंट थी क्या टेबल की? रिक्वायरमेंट नहीं थी। इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एक्चुअल में कितना बेचा, 270, 570, रिवाइज क्वांटिटी कितनी थी, 2, 10, 6, 30, 60,000 फालतू बेचा, 60,000 कम बेचा, ये आ गया आपका $0.6 मिलियन। ये कैलकुलेशन तो आप आराम से कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आपका रिक्वायरमेंट नंबर 1 का आंसर। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 2 की तरफ। स्ट्रेटेजिक इनपुट टू कंपनी। कंपनी को हमें डिसीजन नहीं देना है, हमें कंपनी को सिर्फ इनपुट देना है, यानी सिर्फ इशारा करना है। कंपनी को वो काम करना है कि नहीं करना है, ये कंपनी को खुद तय करना होगा। यानी कंपनी को हमें स्पून फीडिंग नहीं करवानी है। और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी ऐसा ही होना चाहिए। कोई भी डिसीजन अगर आप लेना चाहें और मेरे पास आए, तो वो डिसीजन मैं आपके ऊपर थोपूंगा नहीं। मैं आपको बता दूंगा, देखो ये करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो वैसा होगा, ये करोगे तो ऐसा होगा। उसके बाद डिसीजन क्या लेना है ये आपको खुद तय करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी भर तो मैं आपके साथ शायद ना रहूं। तो इसीलिए आपको खुद अपने अंदर वो एबिलिटी पैदा करनी है कि आप हर सिचुएशन के अंदर अपना कॉस्ट बेनिफिट स्टेटमेंट बनाने के बाद एक सही डिसीजन ले सकें। कॉस्टिंग का बड़ा प्रैक्टिकल इस्तेमाल होता है लाइफ के अंदर। कॉस्टिंग में बहुत सारी बातें सीखते हैं हम। संक कॉस्ट बड़े काम की बात है, और आपका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये बहुत काम आएंगे प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आपने इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया। तो जिस तरह हम कंपनी की परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं, क्या आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक नहीं कर सकते? कैसे करोगे अपनी परफॉर्मेंस को चेक? देखो, ज्यादा यूनिट्स आपने बनाई, ज्यादा क्वेश्चन आपने किए, अच्छी परफॉर्मेंस है। आपने तय किया था कि आज मैं 10 घंटे पढ़ाई करूंगा और कॉस्टिंग के कम से कम 50 क्वेश्चन देखूंगा। कितने? 50। और शाम तक आपने चेक किया, आपने 70 क्वेश्चन देख लिए। तो भाई साहब, बहुत जबरदस्त आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो आप। आपका फेवरेबल वेरिएंस है और आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, तो बहुत इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहला दिया मैंने स्ट्रेटेजिक इनपुट फॉर इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग रोल्स, ठीक है ना। बात कर रहा हूं मैं इंडस्ट्रियल यूसेज की। देखो, बड़ी सिंपल सी बात है। एक्चुअल में कितना बेचा है हमने? 2,70,000 यूनिट्स। किसका? इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग रोल्स का। हमने सोचा कितना था? 2 लाख। अच्छा, हमने कितना फालतू बेच दिया? 35%। हमने जितना सोचा उससे 35% एक्स्ट्रा बेच दिया है। लेकिन ध्यान देना जरा, हमने कंट्रीब्यूशन कमाया है $47.50 पर यूनिट, जबकि हमने सोचा था हम कितना कमाएंगे? $50 पर यूनिट। अच्छा, 47.5 कहां से आया? वहीं से आया, टोटल एक्चुअल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई टोटल एक्चुअल यूनिट्स। सिंपल है। तो आप बताओ, सेलिंग प्राइस में हल्की सी कमी करके हमने कंट्रीब्यूशन को तो कम कर लिया, क्योंकि देखो कंट्रीब्यूशन कम हुआ है $2.50 पर यूनिट। अब भाई कंट्रीब्यूशन कम हुआ है तो वेरिएबल कॉस्ट थोड़ी कम हुई होगी। कम क्या हुआ होगा? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में थोड़ी सी कमी करके कंट्रीब्यूशन तो हमने कम कर लिया, लेकिन इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ा? 35% ज्यादा हमने सेल कर दिया। तो ये इस बात की तरफ इंडिकेट करता है कि कंपनी ने अपने सेलिंग प्राइस को रिड्यूस किया ताकि कंपनी अपने मार्केट शेयर को बढ़ा सके। अच्छा, सेलिंग प्राइस कम करने पर अगर कंपनी की सेल बढ़ जाती है तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि जो प्रोडक्ट है वो ग्रोथ स्टेज में है, यानी इसकी मार्केट धीरे धीरे ग्रो कर रही है। ध्यान देना, अगर सेलिंग प्राइस कम करने के बाद भी सेल ना बढ़े तो समझ जाना प्रोडक्ट मर चुका है, प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग स्टेज में है। कुछ नया इनोवेटिव आइडिया लेकर आओ, वरना कंपनी से आउट हो जाओगे। लेकिन यहां पर क्या हुआ? हल्का सा प्राइस कम किया और सेल बढ़ गई। इसका मतलब है कंपनी का यह प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज में है।
अच्छा, ग्रोथ में क्या मतलब? इसका मतलब है भविष्य के अंदर प्रॉफिट और सेल्स बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने पहले बात करी इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग रोल्स की, अब बात करूंगा डोमेस्टिक के लिए। मतलब वो बात मैंने किसके लिए बोली? इंडस्ट्रियल रोल्स के लिए। मैंने सिर्फ इशारा कर दिया, देखो भाई हल्का सा सेलिंग प्राइस कम किया आपने, सेल बढ़ गई आपकी बहुत ज्यादा। समझदार को इशारा काफी। अब बात करते हैं डोमेस्टिक। यहां पर इशारा करने की कोशिश करते हैं। जरा देखो, जरा हमने बेचा कितना? 5,70,000 यूनिट्स। सोचा कितना था? 6 लाख यूनिट्स। ओहो सर, यहां तो कम बेचा है। बिल्कुल जी, 5% कम बेचा है हमने। चेक करते हैं कंट्रीब्यूशन। सोचा था $40 पर यूनिट कमाएंगे। कमा कितना रहे हम? $27 पर यूनिट। ओहो, कंट्रीब्यूशन में जबरदस्त कमी है। ये इस बात का इंडिकेशन है कि सेलिंग प्राइस में जबरदस्त कमी करनी पड़ी होगी। भाई साहब, सेलिंग प्राइस में जबरदस्त कमी करने के बाद, कस्टमर को बल्क डिस्काउंट देने के बाद सेल में कमी है, सेल नहीं बढ़ पाई, इसका मतलब है प्रोडक्ट मर चुका है, प्रोडक्ट इज इन डिक्लाइनिंग स्टेज। तो बेहतर है भैया कुछ नया इनोवेटिव आइडिया लेकर आओ या कोई नया प्रोडक्ट लेकर आओ। ये प्रोडक्ट खत्म हो चुका है। तो कंपनी को हमने क्या कर दिया? इशारा कर दिया। अब बात करते हैं मार्केट शेयर के ऊपर, सॉरी मार्केट साइज के ऊपर। हमने ये बात वैसे पहले भी कर ली है। इन्होंने सोचा था 80 लाख यूनिट पूरी सभी कंपनीज मिलाकर बेचेंगी। एक्चुअल में कितनी बिकी? 70 लाख। इसका मतलब है मार्केट साइज कम हो गया। मार्केट साइज कम हो गया। अच्छा, मार्केट साइज कम होने से क्या फर्क पड़ता है भाई? अगर मार्केट साइज कम हो रहा है आपके प्रोडक्ट का, इसका मतलब है आपकी इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल कम है ना? अब जब इंडस्ट्री ही ग्रो नहीं कर रही तो उसके अंदर की कंपनियां कैसे ग्रो करेंगी? सोचने की बात है ये। अच्छा, इसका रीजन क्या क्या हो सकता है? रीजन नंबर 1, मार्केट के अंदर कोई नया सब्स्टिट्यूट आ गया हो। रीजन नंबर 2, कोई स्लो डाउन आ गया हो, जैसे कोरोना। इस टाइम पर ये तो हुआ है, जो भी मार्केट साइज था वो कम हो गया है। अब मार्केट साइज कम हो गया है तो कंपनी को चेक करना चाहिए ये टेम्परेरी कम हुआ है या परमानेंट कम हो गया है। अगर टेम्परेरी कम हुआ है तो घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये परमानेंट कम हो गया है तो भाई साहब घबराने की बात है। कंपनी को नया प्रोडक्ट ट्राई करना चाहिए, कंपनी को कोई किसी नए बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, मार्केट शेयर का कम हो जाना, सॉरी मार्केट साइज का कम हो जाना किस बात को इंडिकेट करता है? कि भविष्य के अंदर प्रॉफिट कमाने के ऊपर थ्रेट बढ़ गए हैं, प्रॉफिट कमाने की प्रोबेबिलिटी कम हो गई है। तो जी क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहां पर खत्म हो चुका है। तो आप बताइए, जो क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया एग्जाम में, क्या मुश्किल है उसको लिखना? बिल्कुल भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर एक कंपनी है, वो कंपनी बेचती है हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हाउस होल्ड प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जो घर में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, कुछ कस्टमर ने नेगेटिव फीडबैक दिया है जिससे कंपनी के सीईओ साहब खुश नहीं है। तो जाहिर सी बात है भाई, कस्टमर गाली देगा या कस्टमर नेगेटिव फीडबैक देगा तो कंपनी का सीईओ कहां से खुश होने वाला है? तो भाई साहब सीईओ ने कुछ बात बोली है। सीईओ ने क्या बोला? नाउअडेज व्हेन सोशल मीडिया प्ले सच एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग डिसीजन, इट्स क्रूशियल टू कीप एन आई ऑन द क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विस you provide. If you don't care about customer satisfaction, don't expect them to care about your services or product. तो इनका बोलना है कि भाई साहब क्वालिटी पर ध्यान रखेंगे सब लोग। अगर हम कस्टमर का ध्यान नहीं रखेंगे तो कस्टमर हमारा ध्यान नहीं रखने वाला। When customers share their story, they are not just sharing their problems, they are actually teaching us how to make our product, service, business better. इन्होंने क्या बोला कि कोई कस्टमर अगर आपकी कंप्लेंट कर रहा है ना, अगर आपको बता रहा है कि ये कमी थी, ये दिक्कत आई, वो दिक्कत आई, इसका मतलब है कि वो आपको वो एरिया बता रहा है जहां पर आपको इंप्रूवमेंट करना है। ठीक है ना? तो बहुत अच्छी बात बोली सीईओ साहब ने। आगे बढ़ते हैं। देयर हैज बीन कंसिडरेबल डिस्कशन एट कॉर्पोरेट लेवल। अच्छा, लंबी खासी मीटिंग हुई है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे बढ़ाया जाए, कस्टमर को कैसे हैप्पी किया जाए। और फाइनली हुआ क्या कि फर्म ने एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट किया है कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए। अच्छा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए अमाउंट इन्वेस्ट किया है, मतलब देखो, या तो ये बहुत सारा ऐड कर रहे होंगे। ऐड से क्या कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ता है? बताओ जरा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं बढ़ता, ऐड से अवेयरनेस बढ़ती है। अवेयरनेस के बाद कस्टमर खरीदता है, सेटिस्फाई होता है तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है। कुछ कंपनियां
ऑटोमेटेड ईमेल्स या रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉफ्टवेयर खरीदती है ताकि कस्टमर कभी भी कंप्लेंट कर सके, 24/7 चालू रहता है फोन नंबर। तो ऐसा कुछ खर्चा इन्होंने किया होगा। और यहां पे लिखा भी है कि इन्होंने एक हेल्पलाइन चालू की है 24/7, 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन। कुल मिलाकर हर वक्त, किसी भी वक्त कोई भी कस्टमर अगर कुछ कंप्लेंट करना चाहे तो वो यहां पर कर सकता है। इन्होंने अपनी ऑनलाइन वेबसाइट को रीडिजाइन कर दिया है ताकि कस्टमर को आराम से ऑर्डर कर सके, कस्टमर को ऑर्डर करने में कोई दिक्कत ना आए। इन्होंने लॉयल कस्टमर को रिवॉर्ड देने के बारे में भी सोचा है। जो कस्टमर बार बार इनकी दुकान पे आता है या इनकी वेबसाइट पर आता है, ऑर्डर करता है, उसको रिवॉर्ड देने के बारे में, रिवॉर्ड जो वो जिंदगी में भूले ना। और इजी द रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता, आराम से रिटर्न करो, आपसे कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे और रिफंड लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कुल मिलाकर बात हुई कि सीईओ साहब ने अच्छा खासा खर्चा किया और खर्चा करने के बाद इन्होंने कुछ टेबल बना के दिए हमारे को, कुछ टेबल बनाकर दी है। देखो 2019 और 2020 2 साल के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, यहां पर 2 चीजें हैं, एक तो है सेटिस्फेक्शन इंडेक्स और दूसरा है ROA। अच्छा, सेटिस्फेक्शन इंडेक्स मतलब क्या? इससे यह पता पड़ेगा कितने कस्टमर सेटिस्फाइड है। अगर ये इंडेक्स बढ़ रहा है इसका मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है, अगर इंडेक्स गिर रहा है मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन गिर रहा है। दूसरा आपका रिटर्न ऑन एसेट। कंपनी के अंदर जो पैसा लगाते हैं कंपनी, उससे क्या खरीदती है कंपनी? एसेट्स खरीदती है। उस एसेट्स पे कितना कमाया उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन एसेट। जैसे मान लीजिए आपने घर खरीदा 1 करोड़ रुपए का, उस पे साल में रेंट कमाते हैं 10 लाख रुपए, तो 10% क्या है? रिटर्न ऑन एसेट। अच्छा, कंपनी को अगर कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए ज्यादा खर्चा करना पड़े तो क्या होगा? कंपनी का प्रॉफिट कम होगा। अच्छा, कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया तो ROA कम हो जाएगा। तो ध्यान समझना बात को, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ाने के लिए अगर कंपनी ज्यादा खर्चा कर दे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। तो बताओ जरा, ऐसे सेटिस्फेक्शन का क्या फायदा कि प्रॉफिट ही नहीं कमा रही कंपनी। हर कंपनी का उद्देश्य होता है अपनी कंपनी के शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाना, और अगर आम लैंग्वेज में कहूं, हर बिजनेस का उद्देश्य है अपने मालिक को पैसे कमाकर देना। सिंपल सी बात है। तो हमें यहां पे टेबल दी गई है, नीचे रिक्वायरमेंट है, पहले पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट फिर पढ़ेंगे टेबल। अच्छा, रिक्वायरमेंट बोलती है डज द सीमिंग लैक ऑफ इंप्रूवमेंट इन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विद कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्रिस्टल एलएलपी शुड स्टॉप इन्वेस्टिंग ए सुपीरियर कस्टमर एक्सपीरियंस, डिस्कस। ध्यान देना, यहां पर कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, कोई एडवाइस नहीं देनी है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, डिस्कस करना है बस। हाँ जी ये हुआ, हाँ जी वो हुआ, हाँ जी ये हुआ, हाँ जी वो हुआ। जैसे आपके पिताजी आपको बोलते हैं कभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो, कोई बात हो जो बार बार परेशान कर रही हो, तो मेरे पास आओ, बैठकर हम क्या करेंगे? डिस्कस। तो वही यहां पे करना है, शब्दों का मतलब समझो। रिक्वायरमेंट में क्वेश्चन पूछ कुछ और रहा है और आपने लिख कुछ और दिया, पॉसिबिलिटी है कि नंबर ना मिले। तो भाई साहब डिस्कस करना है, ना एडवाइस ना एक्सप्लेनेशन, सिर्फ डिस्कस। अब पढ़ते हैं टेबल को, ध्यान से मेरे साथ पढ़ना। पहले पढ़ते हैं 2019 की टेबल। देखो 2019 की टेबल से एक बात समझ में आ गई कि भाई साहब Q1, Q2, Q3 और बल्कि कह लो Q4 भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। मतलब कस्टमर तो खुश है, लेकिन पहले 3 क्वार्टर के अंदर रिटर्न ऑन एसेट भी बढ़ा है। ये देखो 8.6%, 8.7%, 9.1%। तो ये 3 क्वार्टर बड़े जबरदस्त है, बड़े ही मस्त है। क्यों? हमने जो खर्चा किया उस खर्चे से हमारी इतनी सेल बढ़ गई कि हमारा प्रॉफिट ओवरऑल बढ़ गया, हमारा कस्टमर भी सेटिस्फाई, हमको प्रॉफिट भी ज्यादा मिल गया, तो हमारा इन्वेस्टर भी सेटिस्फाइड। परफेक्ट सिचुएशन। अच्छा, खर्चा करने में प्रॉफिट गिर जाए तो क्या फायदा खर्चा करने का? अब बात करते हैं 2019 का Q4, 2020 का Q1, Q2, Q3 एंड Q4। कुल मिला के बाकी क्वार्टर्स की बात अब करते हैं। ध्यान से देखना जरा, 2019 का Q4 देखो जरा, कितना इंडेक्स है? 93, फिर 93 सेम रहा, फिर 95, फिर 96, फिर 96। तो कुल मिलाकर ये बात तो समझ में आ गई कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स डे बाय डे इंप्रूव करता जा रहा है, यानी कस्टमर इज बिकमिंग हैप्पियर डे बाय डे। अब सवाल यह है कि कस्टमर को खुश करने के चक्कर में कहीं हमने अपनी प्रॉफिट तो कम नहीं कर ली? चेक करते हैं जरा।
तो देखो 2019 के क्वार्टर 3 में कितना कमा रहे थे? 9.1%। उसके बाद लगा झटका 8.7%, ओहो और झटका 8.5%, बाप रे बाप, और झटका 8.3%। क्या मतलब? अगले क्वार्टर में 8.3%। क्या मतलब? इसका मतलब है कि कंपनी ने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए जो खर्चा किया है ना, वो खर्चा इतना ज्यादा हो गया है इन क्वार्टर्स के अंदर कि प्रॉफिट कम हो गया है। खर्चा ज्यादा, प्रॉफिट कम, यानी कस्टमर के सेटिस्फाई होने के बाद भी हमारी सेल और प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे। तो क्या ये सिचुएशन ऑप्टिमम है? आंसर इज नो। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए किए गए खर्चे से ज्यादा मिलने वाला बेनिफिट होना चाहिए। अगर बेनिफिट नहीं मिल रहा है मतलब खर्चा करना बेकार है। अगर आप ये YouTube वीडियो देख रहे हो, अपना समय लगा रहे हो, अपना समय इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, इससे मिलने वाला रिटर्न आपको ज्यादा होना चाहिए, वरना ये वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। सिंपल सी बात है। अच्छा 2020 का क्वार्टर 4 जरा देखो, 8.3 से 8.4। अच्छा अब बढ़ गया रिटर्न ऑन एसेट, ऐसे क्यों बढ़ गया जी? तो हो सकता है कि इन 5 क्वार्टर में जो हमने कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे खर्चा किया था उसका इंपैक्ट अब दिखे। भाई कोई कस्टमर अगर सेटिस्फाइड है आज मान लो, तो क्या वो आज ही अपने 4 दोस्तों को, 4 रिलेटिव्स को, 4 जानने वालों को जाकर बोलकर आएगा कि ये प्रोडक्ट खरीदना मजा आ जाएगा? अभी नहीं बोलेगा वो। क्या पता कब बोलेगा वो? 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, हो सकता है ना भी बोले। कहने का मतलब यह है कि कस्टमर अगर आज सेटिस्फाइड है तो सेल और प्रॉफिट पर इसका इंपैक्ट आज ही दिख जाए, ऐसा होने के चांसेस कम रहते हैं। इसका इंपैक्ट बाद में दिखता है। तो कुछ बातें हैं जो मैंने बोली आपको। नंबर 1, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे किया जाने वाला खर्चा उससे मिलने वाले बेनिफिट से कम होना चाहिए। इसको बोलते हैं ऑप्टिमम लेवल। ज्यादा खर्चा करने पर प्रॉफिट कम होता है, रिटर्न ऑन एसेट कम हो सकती है, और अगर ऐसा हो रही है इसका मतलब है ज्यादा खर्चा मत करो। पहले 3 क्वार्टर को मैंने अलग से किया डिस्कस, बाकी सभी क्वार्टर्स को मैंने अलग से किया डिस्कस। अच्छा मैंने कहीं पर भी कोई एडवाइस दी क्या? नहीं दी। अच्छा जो बातें मैंने आपको वर्बली बताई, क्या उसको लिख पाना संभव है? हाँ जी। तो वही आंसर में लिखना था। पहले कॉन्सेप्ट कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन आपस में इंटरलिंक्ड है। कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो ऑटोमेटिक प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, रिटर्न ऑन एसेट बढ़ जाएगा। रिटर्न ऑन एसेट का मतलब है प्रॉफिट टू टोटल एसेट्स रेशो। ऑप्टिमम लेवल मतलब कौन सा? जो खर्चा आप कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हो वो खर्चा उससे मिलने वाले बेनिफिट से कम होना चाहिए। वही बात यहां पे करी है। पहले 3 क्वार्टर के बारे में बात करी है, सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है, बेनिफिट ज्यादा है। उसके बाद क्या हुआ? सेटिस्फेक्शन तो बढ़ा बट कॉस्ट इतनी बढ़ गई कि रिटर्न ऑन एसेट कम हो गया है। और बाद में वाली बात बोली कि आज अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो जरूरी नहीं कि प्रॉफिट पर इंपैक्ट अभी दिखे। क्यों? इसे बोलते हैं लीड लैग रिलेशन बिटवीन सेटिस्फेक्शन एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो कुल मिला के वही सारी बातें मैंने बोली। आखिरी मैंने क्या लिख दिया? कंक्लूजन। क्रिस्टियन जो कंपनी का नाम है, शुड नॉट स्टॉप इन्वेस्टिंग इन सुपीरियर कस्टमर एक्सपीरियंस। क्वेश्चन ने पूछी थी वाली बात, तो मैं बोला कि नहीं नहीं नहीं, कस्टमर का एक्सपीरियंस एनरिच करने के लिए जो आप काम कर रहे हो उसे करते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस ध्यान ये देना ऐसा ना हो कि आपकी सेल कम हो जाए और आपकी सेल आपका कॉम्पिटिटर ले उड़े। इसी के साथ एक क्वेश्चन आपका यहां पर खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 पर। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन वाले चैप्टर से। यहां पर एक एंटिटी है जो चैरिटी करती है। क्या करती है? चैरिटी। किसके लिए? ओल्डर पीपल। कुछ लोग होते हैं जिनके बच्चे उनको बुढ़ापे में छोड़ के चले जाते हैं, उनकी हेल्प करती है ये एंटिटी। कितना अच्छा काम करती है। तो इस एंटिटी ने 3 महीने का 4 परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव बनाए थे कि 3 महीने के अंदर हमें 4 चीजें अचीव करनी है। परफॉर्मेंस पैरामीटर भी कह सकते हैं इसको। सबसे पहला इन्होंने पहला सोचा कि भैया अगले 3 महीने के अंदर हमें 30 लाख रुपए का डोनेशन मिलना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने सोचा कि जो एडवर्टीजमेंट हम करेंगे उसमें होने वाला खर्चा 3% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 3% ऑफ डोनेशन। हाँ इन्हें खर्चा करना पड़ता है। कई बार जब फेसबुक खोलोगे ना आप, तो आपको ऐसे ऐड दिखेंगे जो नीडी लोगों की हेल्प करते हैं और डोनेशन कलेक्ट करने के लिए फेसबुक के ऊपर ऐड लगाते हैं। तो इस कंपनी ने क्या सोचा कि एडवर्टीजमेंट पे खर्चा तो करेंगे बट मैक्सिमम 3% ऑफ डोनेशन। तीसरा है वेलफेयर कॉस्ट। लोगों की भलाई करने के लिए हम जो खर्चा करेंगे वो डोनेशन का 85% से ज्यादा होना चाहिए।
यानी 85% ऑफ डोनेशन और मोर। और चौथा पॉइंट, डिस्पाइट केयर 90% लेवल अचीव करना है। यानी कि अगर किसी ने बोला कि मेरे को 4 दिन के लिए बेड चाहिए, कोई स्पेस चाहिए, कुछ भी चाहिए, ट्रीटमेंट 4 दिन लगेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि 90% लेवल को इसमें अचीव करें। तो ये एक एंटिटी है जो बहुत ही अच्छा काम करती है। इन्होंने खुद से बता दिया इस कंपनी के 4 परफॉर्मेंस पैरामीटर हैं। और नीचे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया है कि चेक करो इनकी परफॉर्मेंस और कमेंट करो उस परफॉर्मेंस के ऊपर। यानी हमें यह चेक करना है कि एक्चुअल में जो इस कंपनी ने 4 बातें सोची थी, क्या एक्चुअल में हुई कि नहीं हुई। कितना सिंपल क्वेश्चन। यह क्वेश्चन सीए फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट भी कर सकता है, इतना आसान क्वेश्चन है। एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, बहुत सिंपल एग्जाम्पल। देखो, पहला क्या था? डोनेशन 30 लाख से ऊपर होना चाहिए। कितना मिला है? 7 लाख जुलाई में, 13 लाख अगस्त में, 11 लाख सितंबर में। जोड़ो जरा, 31 लाख। इसका मतलब है पहला टारगेट अचीव कर लिया है। तो यही काम इसके अंदर करना है हमें, सॉल्यूशन के अंदर। तो सॉल्यूशन मैंने बना दिया कि स्टेटमेंट। तो डोनेशन कितना? 31 लाख। सोचा कितना था? 30 लाख। टारगेट अचीव्ड। पैरामीटर नंबर 2 क्या था? एडवर्टीजमेंट कॉस्ट डोनेशन की 3% से ज्यादा ना हो। अच्छा, जुलाई में कितना खर्च किया? 17,500। निकालो जरा डोनेशन कितना परसेंट है ये? 17,500 डिवाइड बाई 7 लाख, कितना परसेंट? 2.5%। अच्छा, क्या ये विद इन लिमिट है? हाँ, विद इन लिमिट है। टारगेट अचीव्ड? हाँ जी, यस अचीव्ड। फिर बात करते हैं अगले महीने की। 52,000 खर्च कर दिए, डोनेशन कितना मिला? 13 लाख। निकालो जरा 52,000 डिवाइड बाई 13 लाख, कितना परसेंट? 4%। भाई यहां पर टारगेट थोड़ा मिस कर दिया। हमने क्या बोला था? मैक्सिमम 3%, लेकिन खर्च कितना हो गया? 4%। तो यहां पर टारगेट हमने मिस कर दिया है। फिर बात करते हैं अगले महीने, कितना खर्च किया? 33,000। अच्छा, कितना डोनेशन मिला इस महीने में हमारे को? 11 लाख। अच्छा, कितना परसेंट? 3%। टारगेट क्या था हमारा? 3%। टारगेट अचीव्ड? हाँ जी अचीव्ड। तो पैरामीटर नंबर 2 भी कर दिया। अच्छा, पैरामीटर नंबर 2 में क्या बात समझ में आई? कि अगस्त के महीने के अंदर हम अपने टारगेट को मिस कर गए। यहां पर मिस कर गए हम। 3% से कम है पहले महीने के अंदर, और 3% से कम है, मतलब 3% ज्यादा नहीं है तीसरे महीने के अंदर। लिमिट क्या थी हमारी? मैक्सिमम 3%, यानी 3% और उससे कम। तो पैरामीटर नंबर 2 के ऊपर मैंने कमेंट कर दिया। अच्छा, कमेंट कहां लिखा है? तो ये राजी, जो आपको वर्बली बता रहा हूं यहां पे लिख रखा है मैंने। 30 लाख का डोनेशन, टारगेट अचीव्ड। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नॉट मोर देन 3%, तो टारगेट नॉट अचीव्ड इन अगस्त। तो यहां पर कुछ कंट्रोल कर लो भैया, खर्चा क्यों बढ़ गया था, ढूंढो रीजन। अगला पॉइंट है वेलफेयर कॉस्ट टू डोनेशन। क्वेश्चन में आपको वेलफेयर कॉस्ट दी गई है, डोनेशन आपको मालूम है, निकालो परसेंटेज। तो ये आएगी 82%, 84%, 89% और 85.32 टोटलिटी के अंदर। अच्छा, हमने क्या बोला था? मिनिमम 85% का टारगेट अचीव करना है। अच्छा, कहां पे अचीव हुआ? तीसरे महीने में हो गया जी, बस 2 महीनों में नहीं हुआ, जुलाई और अगस्त में नहीं हुआ। वो बात मैंने यहां पे लिख दी कि लो भाई, जुलाई अगस्त के अंदर टारगेट अचीव नहीं हुआ है। आप बताओ कितना मुश्किल है ये क्वेश्चन। इसके बाद बात करते हैं, देखो कितने डेज की रिक्वेस्ट आई? 1120। कितने डेज की प्रोवाइड कर पाए हम केयर? 896। कितना परसेंट? 896 डिवाइड बाई 1120, 80%। हमने सोचा क्या था? 90% अचीव करना है। अचीव हुआ क्या? नहीं। अगले वाले में अचीव हुआ क्या? नहीं। अगले वाले में अचीव हुआ क्या? हाँ। तो कुल मिलाकर 2 में अचीव नहीं हुआ, इसमें अचीव हो गया। तो यही बात मैंने यहां पे आगे लिख दी है कि टारगेट नॉट अचीव्ड इन जुलाई एंड अगस्त। खत्म बात। इसी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर धराशायी होता है। आप बताओ भाई, मुश्किल लग रहा है क्या? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट है आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजी, कॉस्ट, लीडरशिप और डिफरेंशिएशन फॉलोड बाय 2 फर्म्स, जस्टिफाई योर क्लासिफिकेशन। कुल मिलाकर हमें 2 एंटिटीज के बारे में बताया गया है, कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है ऊपर टेबल में, अभी बात करेंगे उसके बारे में। और पूछा गया है कि कौन सी कंपनी डिफरेंशिएशन को फॉलो कर रही है और कौन सी कंपनी कॉस्ट लीडरशिप को फॉलो कर रही है।
अच्छा, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, आंसर बताने से पहले आपको याद दिला दूं, डिफरेंशिएशन पॉलिसी कोई कंपनी इस्तेमाल करती है, इसका मतलब होता है कि कंपनी कोशिश करती है कि मार्केट में कस्टमर उस कंपनी के प्रोडक्ट को उनके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर दे, एक बेस्ट प्रोडक्ट माने। अगर कस्टमर आपकी कंपनी के प्रोडक्ट को बेस्ट प्रोडक्ट मांगता है तो ऐसे में आप उसे प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हो। भाई साहब, कस्टमर खुश है, कस्टमर हैप्पी तो पैसा देगा। इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन पॉलिसी, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। दूसरा है कॉस्ट लीडरशिप। कुछ कंपनीज प्राइस के ऊपर फोकस करती हैं, कॉस्ट के ऊपर फोकस करती है। उनका ऐसा मानना है क्योंकि इंडिया प्राइस सेंसिटिव है, क्योंकि हमारा कस्टमर प्राइस सेंसिटिव है, इसीलिए अगर हम प्राइस को कम करेंगे तो ज्यादा माल बिकेगा, ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। ये तो अपने अपने मन की बात है, अपने अपने समझ की बात है। तो यहां पर हमें दो फर्म दी गई है, फर्म WD और फर्म WG, कुल मिलाकर D और G, दो फर्म दी गई हैं। देखो, पहली फर्म ने 20 लाख रुपए की सेल की, 9 लाख रुपए खर्च किए वेरिएबल कॉस्ट में, 11 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन कमाया, 7 लाख रुपए खर्च करे फिक्स कॉस्ट में और 4 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। दूसरी फर्म ने 40 लाख रुपए की सेल की। देख रहे हो, पहले वाली एंटिटी से जस्ट दुगनी सेल, वेरिएबल कॉस्ट खर्च की 24 लाख रुपए, कंट्रीब्यूशन कमाया 16 लाख रुपए, फिक्स कॉस्ट में खर्चा किया 12 लाख रुपए का और कंपनी ने कमाया 4 लाख रुपए। अच्छा, आप मुझे बताओ कौन सी कंपनी बेहतर है? अगर आप देखोगे सेल्स तो क्या बोलोगे? यार WG बेहतर है, यार ज्यादा सेल कर रही है, मार्केट शेयर ज्यादा है इसका। बिल्कुल भाई, सही कह रहे हो आप। लेकिन अगर आप नीचे प्रॉफिट पर चेक करोगे ना तो आप बोलोगे क्या फायदा हुआ मार्केट शेयर कैप्चर करने का, प्रॉफिट तो बराबर है, क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसी के बारे में बताना है कि कौन सी फर्म कौन सी पॉलिसी फॉलो कर रही है। तो आंसर बताने से पहले बताऊं आपको, कंट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ सेल का मतलब क्या है। कंट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ सेल, अगर एक कंपनी 1 रुपए की सेल करने पर 40 पैसे का कंट्रीब्यूशन कमाती है और दूसरी कंपनी 1 रुपए की सेल करने पर 55 पैसे का कंट्रीब्यूशन कमाती है, इसका मतलब बताओ जरा। दोनों ने सेल करी 1 रुपए की, एक कंपनी ने कमाया 40 पैसे का कंट्रीब्यूशन, दूसरी कंपनी ने 55 पैसे का कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब है 55 पैसे का कंट्रीब्यूशन कमाने वाली कंपनी अपने कस्टमर से ज्यादा प्राइस चार्ज करती है। अच्छा, ज्यादा प्राइस चार्ज करती है, इसका मतलब क्या है? कस्टमर दे रहा है ना फिर प्राइस, इसका मतलब है इस कंपनी का प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट है, यानी कि ये डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी को फॉलो करती है। तो वही कहानी हमने यहां पे करनी है। हमने क्या निकालना है? कंट्रीब्यूशन टू सेल्स, कंट्रीब्यूशन टू पर रुपी ऑफ सेल। तो ध्यान देना जरा, जो WD है उसकी कंट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ सेल कैसे निकालोगे आप? 9 लाख डिवाइड बाई 20 लाख, ठीक है, 9 लाख डिवाइड बाई 11 लाख डिवाइड बाई 20 लाख, कंट्रीब्यूशन 11 लाख है, तो 11 लाख डिवाइड 20 लाख कितना होगा? 0.55। इसका मतलब है 1 रुपए की सेल करने पर 55 पैसे का कंट्रीब्यूशन कमाती है, जबकि कॉम्पिटिटर कितना कमाता है? ये गलत लिखने में आ गया, यह है आपका 0.40। कैसे निकाला? 16 लाख डिवाइड बाई 40 लाख। इसका मतलब है 1 रुपए की सेल करने पर दूसरी कंपनी 40 पैसे कमाती है। अच्छा, एक कमा रहा है 55 पैसे, दूसरा कमा रहा है 40 पैसे, दोनों कंपनी सेम प्रोडक्ट बेचती है, सेम मतलब सिमिलर प्रोडक्ट, सेम इंडस्ट्री में है। अच्छा, ऐसा क्या है फिर? इसका मतलब है WD फॉलो करती है डिफरेंशिएशन वाली पॉलिसी, यानी कि इसके प्रोडक्ट में दम है, इसलिए कंपनी अपने कस्टमर से प्रीमियम प्राइस चार्ज कर पा रही है। प्रीमियम प्राइस चार्ज कर पाने के कारण ही इसका कंट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ सेल ज्यादा आ रहा है। समझ में आई बात? बहुत काम की बात थी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, WD कौन सा फॉलो कर रही है? डिफरेंशिएशन। अब आगे बात करते हैं कि कौन सी कंपनी फॉलो कर रही है? कॉस्ट लीडरशिप। तो यहां पे निकालेंगे हम फिक्स कॉस्ट पर रुपी ऑफ सेल, फिक्स कॉस्ट पर रुपी ऑफ सेल। अच्छा, एक कंपनी जो 1 रुपए की सेल करने पर फिक्स कॉस्ट में 30 पैसे खर्चा करती है, एक कंपनी जो 1 रुपए की सेल करने के लिए 30 पैसे खर्च करती है फिक्स कॉस्ट के,
और दूसरी कंपनी 1 रुपए की सेल करने के लिए 35 पैसे खर्च करती है फिक्स कॉस्ट की। इसका मतलब क्या है? पहले वाली कंपनी कॉस्ट खर्च कम करना चाहती है। यहां पर हमने वेरिएबल कॉस्ट क्यों नहीं लिया? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दोनों के केस में क्या होगा? सेम। दोनों की दोनों कंपनी सेम इंडस्ट्री से है, सिमिलर प्रोडक्ट बेचती है। 1 रुपए की सेल करने के लिए WG खर्च करता है फिक्स कॉस्ट में 30 पैसे और दूसरी कंपनी खर्च करती है 35 पैसे। इसका मतलब है WG कॉस्ट कम करने की कोशिश करता है। WG मानता है कि कस्टमर प्राइस सेंसिटिव है। इसका मतलब है कि कंपनी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी को फॉलो करती है। तो यही बातें मैंने बस आंसर में लिख दी हैं आपको समझाने के बाद। और इसी के साथ आपका ये CA फाइनल की जो RTP आई थी ICAI की, इसके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन हो गया है। उम्मीद करता हूं 10 के 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, रिक्वायरमेंट को पहले पढ़ना है, क्वेश्चन को बाद में पढ़ना है, एग्जाम में कैसे लिखना होता है, सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। और ये जो मैटर है जो आपको दिख रहा है वीडियो के अंदर, अगर आप चाहें तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डलवा देंगे। वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, अगर नहीं डाला होगा वैसे मैं अपने स्टाफ को बोल दूंगा कि वो इसको डाल देगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और चलिए फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।